अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। सदीक, अतीक, रफ़ीक, हसीन, जमील, गारे हिरा के यार, गारे सौर के पहरादार, रसूल खुदा के जानिसार, महाजरीन के मददगार, अदब वाले, इताअत वाले, सबसे पहले ईमान लाने वाले, कुफ़ार के सामने हक़ की तस्दीक करने वाले, अहमद मुजतबा की रसालत की गवाही देने वाले, कौलो अमल में सच्चाई वाले, झूठ और ख़यानत से बचने वाले, मोमिनीन की मदद में सबक़त ले जाने वाले, ग़ुलामों को आज़ाद करवाने वाले, राह खुदा में खर्च करने वाले, हुजूर की ज़िंदगी में उनके मुसल्ले पर इमामत का एज़ाज़ हासिल करने वाले, मुसलमानों के खलीफा अव्वल हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आज उनका यौम विसाल है। खिलाफत संभालते हैं तो अवाम को मुखातब करते हुए फरमाते हैं कि मेरी इताअत उस वक्त तक करना जब तक मैं अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करता हूँ। अगर मैं अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करूँ तो तुम पर मेरी इताअत वाजिब नहीं है। आपने रियासत मदीना का नज़्म नस्क़ चलाने के लिए एक मरबूत निज़ाम कायम किया। उस वक्त के हिसाब से रियासत को छोटे छोटे हिस्सों यानी आज के हिसाब से सूबों और ज़िलों में तकसीम किया। वहाँ गवर्नर्स को मुकर्रर किया, काजियों को तैनात किया, अफवाज के कमांडर्स लगाए, लोगों से ज़कात या टैक्स का एक एक रुपया वसूल किया और उसको आवाम और उसकी फलाह पर खर्च किया। आपके बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु खलीफा बने और बैतुल माल की इमारत का दौरा किया तो वहाँ सिर्फ दरहम मिला। मालूम किया तो पता चला कि रियासत जो भी रकम जमा करती थी वो फलाही कामों में खर्च कर दिया जाता था और जो रकम बचती थी वो ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दी जाती थी। और आज हम हैं, ख़जाने हमारे भी खाली हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि यह रकम आवाम की फलाह पर खर्च कर दी गई, बल्कि इसलिए कि हुक्मरानों ने इसको दुरुस्त तरीक़े से, बल्कि यूँ कह लीजिए कि ज़िम्मेदारी के साथ इस्तेमाल ही नहीं किया। बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स, अशराफिया की मरातें, मनपसंद लोगों की ख्वाहिशात, सरकारी करप्शन जिसने ख़जाने को खाली कर दिया और रही सही कसर टैक्स चोरों और टैक्स न देने वालों ने पूरी कर दी। खलीफा अव्वल को भी अपने दौर में ऐसे ही मसाइल का सामना था। आपने जब खिलाफत संभाली तो गतफान और बनी सलीम जैसे कबाइल ने ज़कात देने से इनकार कर दिया। जानशीन रसूल खुदा ने उनसे ताकत से निमटने का फ़ैसला किया, लेकिन रिवायात के मुताबिक कुछ सहाबा ने ताकत का इस्तेमाल न करने का मशवरा दिया। इसलिए नहीं कि वो उन नाफरमानों के साथ थे, बल्कि इसलिए कि उन्हें खदशा था कि इस्लामी रियासत को नुकसान न हो। खलीफा को कहा गया कि अभी तो इक़्तिदार के इब्तिदाई अय्याम हैं, मुखालिफ बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा ना हो कि वो फ़ायदा उठा लें, फितना व फसाद फैला दें, इस्लाम को किसी तरह का नुकसान पहुँचा दें, इसलिए अभी उन्हें सब्र करना चाहिए। लेकिन इस मौके पर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि अगर तमाम लोग भी एक तरफ हो जाएं और मैं तन्हा रह जाऊं तो फिर भी अपने फ़ैसले में कोई लचक नहीं दिखाऊंगा। और फिर यही हुआ। जानशीन आकाए दो जहां ने 11 दस्ते तश्कील दिए, ज़कात न देने वालों से जंग की और एक एक रुपया वसूल किया। अगर वो चाहते तो असहाब का मशवरा मानते, सही वक्त का इंतज़ार करते, लेकिन उनके लिए अहकामात खुदाबंदी अहम थे। दुनियावी इक़्तिदार से रियासत के उसूल अहम थे। आज रियासत ज़कात तो नहीं पर टैक्स ज़रूर वसूल करती है, लेकिन सुन्नत सिद्दीक़ अकबर की तरह नहीं, बल्कि जो लोग पहले से टैक्स दे रहे हैं उन पर मज़ीद टैक्स लगाकर। बड़े बड़े टैक्स चोरों पर हाथ नहीं डाला जाता, ज़मींदारों और जागीरदारों को सिस्टम में नहीं लाया जाता। अगर कोई हुकूमत ऐसा सोचे, ऐसा कदम भी उठाए तो फिर हड़तालों और ब्लैकमेलिंग से रियासत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाता है। और फिर अशराफिया में बैठे इनके नुमाइंदे इक़्तिदार के जाने से डराते हैं, हुकूमत मजबूत नहीं है, निज़ाम मुस्तहकम नहीं है, ये मशवरे देते नजर आते हैं। लेकिन अगर हमें मदीना जैसी फलाही रियासत बनानी है तो चंद लोगों से नहीं बल्कि सबसे टैक्स वसूल करना होगा। ताकतवरों के आगे हथियार नहीं डालने बल्कि उनसे लड़ना होगा। अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च करना होगा। अल्लाह रब्बुल जलाल मदीना सानी के हुक्मरानों को सहाबा कराम और अहले बैत व अतहार के वज़ा किए गए तरीक़ाकार पर हुक्मरानी की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। ये 2-3 दिनों से आ रहा है जी, ये कंडीशनलिटीज़ लग गई हैं एक्सेट्रा, व्हिच आई डोंट एक्चुअली अंडरस्टैंड। जो पार्लियामेंटेरियंस के असासे जो हैं वो आते हैं, व्हाई नॉट सिविल सर्वेंट्स। IMF ने कहा है कि अब इनके जो लेजिस्लेशन हुई है उसके मुताबिक अब इनके असासे पब्लिक कर दिए जाएँ, तो दैट्स ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। अब उसको कह दिया गया जी एडिशनल कंडीशनलिटी लगा गई है, ये एडिशनल कंडीशनलिटी नहीं है।
नाज़रीन, हुकूमत पाकिस्तान से IMF की विश लिस्ट बढ़ती चली जा रही है। वज़ीर ख़जाना को इस तासुर को ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहे हैं कि मालियाती इदारे ने कोई शर्त नहीं लगाई, लेकिन BBC के मुताबिक 18 महीने के दौरान IMF पाकिस्तान पर कर्ज देने के लिए लगभग 70 के करीब शराइत आयद कर चुका है। कल IMF की जानिब से 11 नई शराइत आई थी। बिजनेस रिकॉर्डर के मुताबिक मालियाती शोबे में दिसंबर तक तफसीली रोड मैप तैयार करना और अगले साल मार्च तक इस रोड मैप के तहत FBR की कारकर्दगी को बेहतर बनाना होगा। दिसंबर 2026 तक आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात सरकारी वेबसाइट पर शाया करना होगी। अक्टूबर 2026 तक मुतल्लिका महकमों में करप्शन के खतरात से निपटने के लिए हिकमत अमली या अमली मंसूबा देना होगा। इसके अलावा बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी जो पैसे तरसीलात ज़र की मद में पाकिस्तान में भेजते हैं, उनके अखराजात का मुकम्मल जायजा लेना होगा। दिसंबर 2026 तक सखर इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन और हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन में निजी शोबे की शमूलियत से मुतल्लिक शराइत को हतमी शक्ल देना होगी। शुगर मार्केट की लिबरलाइजेशन के लिए कौमी पॉलिसी की मंजूरी, कंपनीज एक्ट में तरमीम, खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स एक्ट में मुजव्वज़ा इस्लाहात पर कॉन्सेप्ट नोट शाया करना भी शराइत का हिस्सा है। सहाफ़ी शहबाज राना उनकी खबर के मुताबिक अब तक इस प्रोग्राम में IMF की जानिब से मजमूई तौर पर 64 शराइत आयद की जा चुकी हैं। अगर सिलसिला यूं ही चलता रहा तो शराइत की सेंचुरी हो सकती है। IMF सामने सर तस्लीम खम करने वाली आज की मौजूदा क़यादत पिछले दौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाकिस्तान को IMF के हाथों गिरवी रखने का इल्ज़ाम लगाती थी। IMF के हाथों पाकिस्तान को गिरवी रखकर चला गया। कौम को भी बताओ कि IMF के हाथों मुल्क कैसे गिरवी रखा, क्या शराइत तय की, IMF का गुलाम बनाया। इमरान ने इस मुल्क की मईशत को इस तरह IMF के सामने गिरवी रखा जैसे इस मुल्क की माजी में किसी हुकूमत ने ना किया हो। नाज़रीन, जिस तरह IMF दबाव डालकर पिछली हुकूमत से डील करता था, आज भी वही सिलसिला जारी हमें दिखाई देता है। सिर्फ यही नहीं है, PTI के 1 करोड़ नौकरियों के दावे पर भी नून लीग बड़ा खुलकर तनकीद किया करती थी। कहा जाता था कि PTI ने तो नौजवानों को नौकरियां नहीं दी, लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आएगी तो नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। लेकिन आज ही वजीर खजाना कह रहे हैं कि उन्हें हुकूमती साइज कम करना है। वो कैसे नौकरियां दे सकते हैं? हम नौजवान बेटों और बेटियों को लैपटॉप देंगे इंशाल्लाह, और लैपटॉप के साथ साथ इंशाल्लाह हम इनको हुनर भी सिखाएंगे और इंशाल्लाह बाइज्जत नौकरियां भी देंगे, रोजगार भी देंगे इंशाल्लाह। ये कॉन्ट्रडिक्टरी है फ्रॉम दैट डिमांड कि आप गवर्नमेंट का फुटप्रिंट कम करें। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग द साइज ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट डाउन, और उसी वक्त आप कहें जी कि यही उनको नौकरियां दें। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू प्रोवाइड दैट इकोसिस्टम। आज से 10 दिन पहले भी वजीर खजाना कह चुके हैं कि ये काम हुकूमत का नहीं है, यानी नौकरियां देना हुकूमत का काम नहीं है। इस सोच को तब्दील करने की ज़रूरत है। प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान राना एहसान अफजल साहब, जो कि कोऑर्डिनेटर हैं प्राइम मिनिस्टर के, ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ। एक एक करके ज़रा मामला को राना साहब डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले सर, ये जो IMF की मज़ीद 11 शराइत आई हैं हमारे सामने, जिसके बाद ये कुल शराइत की तादाद अब हो चुकी है 64। PTI दौर में सर जब ये शराइत लगा करती थी तो मैंने अभी सुनवाया नाज़रीन को कि आप लोग किस तरह से कहा करते थे कि IMF के हाथों गिरवी रख दिया, हुकूमत ने IMF के सामने सरेंडर कर दिया। आज आप लोग भी यही काम कर रहे हैं और फिर साथ साथ इसके कसीदे भी पढ़ रहे हैं। राना साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अगर हम उन शराइत को एक एक करके स्टडी कर लें तो पता चल जाएगा कि ये मुल्क के मफाद में शराइत हैं या पहले ही हुकूमत इस एजेंडे के ऊपर चल रही थी, जो कि लिंक हो रहा है IMF की इन नई जो 11 के करीब जो हैं। तो पहली तो FBR के ऊपर है, रिफॉर्म्स के ऊपर के फाइनलाइज एंड पब्लिश अ कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म रोड मैप। तो ये तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, उनके साथ मज़ीद इसके ऊपर फाइन ट्यूनिंग चल रही है और इसकी ज़रूरत ये वक्त की ज़रूरत भी है कि FBR आपका रोबस्ट हो, वो टैक्स एवेजन को भी रोके, वो टैक्स बेस को भी बढ़ाए। अब प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन एनर्जी, हेस्को और सेप्को का जिक्र आपने कर दिया, ये भी मुल्क के मफादात की बात है, पॉजिटिव बात है। तो ये ऐसे नहीं है कि ये IMF ने ये निकाला, हम भी चाहते हैं और वो भी हमें कह रहे हैं। शुगर मार्केट की लिबरलाइजेशन पे पहले ही कमेटी बन चुकी है प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कि इसको डीरेगुलेट किया जाए और इसमें जो
हुकूमती इन्वॉल्वमेंट है जिसकी वजह से हमेशा उंगलियां भी उठती हैं, उसको खत्म किया जाए। अब ये IMF की शराइत भी है और प्राइम मिनिस्टर ने आपकी पहले बात से इसके सर ऊपर मैं काम ये समझ शुरू रही किया हूँ कि हुआ है। आप ये Public- चाहते थे और IMF को शायद आपने तजवीज दी और IMF ने आपके ऊपर ये शराइत किया, ये बाउंडिंग कर दी। तो सर अगर आप ये सब करना चाहते थे तो ये पहले ही क्यों नहीं कर दिया कि IMF को बताना पड़ा कि पहले आप ये सारी चीजें भी करें? नहीं देखिए, होता ऐसे है कि जब आप ये काम कर रहे होते हैं तो IMF भी रिव्यू कर रहा होता है और फिर वो अपने टारगेट्स भी रिवाइज कर रहा होता है कि ये चीज़ें आप इस प्रोग्राम में भी ले आएँ, तो उससे ये स्ट्रेंथ भी मिल जाती है। अगर हुकूमत मिसाल के तौर पे शुगर लिबरलाइजेशन के ऊपर या डीरेगुलेशन की बात कर रही है और IMF देख रहा है कि हुकूमत इसके ऊपर इंगेज कर रही है और वो समझता है कि नहीं, हाँ इसके अंदर हम भी हुकूमत के साथ मिल जाते हैं और इसको एजेंडे का हिस्सा बना लेते हैं, तो इस तरीके से फिर ये आप ये एजेंडे का हिस्सा बन जाते हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है ना। बात ये है एट द एंड ऑफ द डे, अगर शुगर मार्केट को लिबरलाइज किया जाता है या डीरेगुलेट किया जाता है तो यही चीज़ का जिक्र जो है इकोनॉमिस्ट और मुख्तलिफ फाइनेंशियल एक्सपर्ट कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए। अब पब्लिक ऐसे डिक्लेरेशन पे आपने फाइनेंस मिनिस्टर का भी सुना दिया, इसके ऊपर मजीद ट्रांसपेरेंसी की रिक्वायरमेंट है। जी सर मुझे उन नौकरियों के हवाले से भी बता दें, क्योंकि जब PTI कहा करती थी 50 लाख और 1 करोड़ नौकरियों के हवाले से, फिर आप लोगों ने का ये बयानिया था कि उन्होंने तो नहीं दी, लेकिन जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो फिर हम नौकरियां देंगे। अब आप ही के वजीर खजाना कह रहे हैं कि इस सोच को तब्दील होने की जरूरत है, ये हुकूमत का काम नहीं है। सर तो आप लोग उस वक्त सही कह रहे थे या अभी वजीर खजाना सही कह रहे हैं? सर नहीं, इसको मैं मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल देखें, हुकूमत का सरकारी नौकरियां देने का तो कोई काम नहीं है। हुकूमत का काम है कि ऐसा ग्रोथ रेट, ऐसा इकोसिस्टम बनाए कि जिसके अंदर मुल्क जो है वो 6, 7, 8% पे ग्रो करे, तो प्राइवेट सेक्टर नौकरियां जनरेट करे और जितने भी नए ग्रेजुएट्स हैं उनकी एब्जॉर्प्शन हो। अब हम इसी रास्ते के ऊपर हैं ऑब्वियसली, लेकिन प्रॉब्लम मैं आपके सामने रख देता हूं जिसको हम इंशाल्लाह अपने टेन्योर के अंदर हल करेंगे, और वो ये है कि जब भी हम 5-6% पे ग्रो करते हैं तो करंट अकाउंट डेफिसिट बन जाता है और आपको कशको लेके दुनिया के सामने जाना पड़ता है। तो हम इस बूम बस साइकिल से निकलना चाहते हैं और हम रिफॉर्म्स कर रहे हैं मुख्तलिफ शोबों के अंदर कि एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, और उसके लिए हम थोड़ी सी एहतियात के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल इस चीज़ को मैं तस्लीम करता हूँ कि ग्रोथ रेट अभी 2 से 3% के दरमियान में है और मुल्क को 6-7% के ग्रोथ रेट की ज़रूरत है। हमारा सिर्फ एक ही चैलेंज है जिसको हमने हेड ऑन दिया हुआ है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने, और वो ये है कि हमने बूम बस मसनूई ग्रोथ नहीं करनी जो इम्पोर्ट लेड हो। ये चैलेंजिंग है, ये आसान नहीं है। हम इस रास्ते के ऊपर गामजन है। इंशाल्लाह इस टेन्योर के एंड पे जब हम 6-7% पे ग्रो करेंगे, हमारा दावा ये है या हमारी काविश ये है कि वो ऐसा खसारा ना करे डॉलर टर्म्स में कि हमें कशको लेके जाना पड़े। जी राना साहब, एक सवाल भी साथ साथ ले लेना। आप खुद भी कह रहे हैं एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहते हैं हम, हमारा जो सारा इंतजार है वो हम तरसीलाते ज़र पर रखते हैं। अब जो हुकूमत रिलीफ देती है तरसीलाते ज़र पर, IMF को इसके ऊपर एतराज है, तो अगर सर ये खत्म करते हैं आप तो फिर तरसीलाते ज़र पर फर्क कितना पड़ेगा इससे? देखिए, ये बिल्कुल हम IMF के साथ इस चीज़ के ऊपर इंगेज कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि अगले बजट के अंदर हम एक्सपोर्टर्स के लिए ऐसा पैकेज निकालेंगे। अभी भी देखें, हमने IMF के होते हुए बिजली के रेट जो 16-17 सेंट पे चले गए थे उनको हम 12-13 सेंट के ऊपर लेके आए हैं, और जो क्या कहते हैं सूद की शरह थी उसको हम नीचे लेके आए हैं। तो हमने कोशिश की है कि हम इसमें IMF के प्रोग्राम में रहते हुए बेहतरी लेके आए। जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सेस था 0.25% का, सर इसे भी मुझे करेक्ट कीजिएगा और कंफर्म कीजिएगा कि कोई शख्स $1 भेज रहा है पाकिस्तान में, तो क्या उस $1 पर 20 से 25 रुपए हुकूमत पाकिस्तान को देने पड़ते हैं कंपनीज को? सर जो भी एक्सचेंज कंपनीज हैं उनको? नहीं देखिए, मेरे पास इसकी एग्जैक्ट डिटेल नहीं है कि जो मैं आपको शेयर करूं, लेकिन हम इस निज़ाम को भी जो है हमने एजेंडे पे लिया हुआ है कि जो रिमिटेंसेस का निज़ाम है उसको हमने बेहतर बनाना है और उसको आसान करना है, और जो बैरियर्स हैं लीगल चैनल्स के ज़रिए रेमिटेंसेस भेजने के उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। लेकिन जो आपका स्पेसिफिक सवाल है, मैं आई एम सॉरी, मैं आपको ऐसा जवाब यानी चले ये तो आप मुझे बता देना कि जो सहूलत हुकूमत दे रही है रेमिटेंसेस पर, क्या वो ख़त्म करने ही जा रहे हैं आप लोग?
नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम रेमिटेंसेस को इनकरेज करना चाहते हैं और अभी तक जो हमारी पॉलिसी रही है रेमिटेंसेस के हवाले से वो निहायत कामयाब पॉलिसी रही है, क्योंकि रेमिटेंसेस बड़ी हैं और ऑफिशियल जो अनडॉक्यूमेंटेड तरीके से रेमिटेंसेस आती थी वो कन्वर्ट हुई हैं ऑफिशियल चैनल्स के ऊपर। रेमिटेंसेस ऑफिशियल जराए से आना शुरू हो गई हैं। हम कोई अच्छा सर, मुझे ये बताइए, जो गैस सेक्टर है इसका गर्दिशी कर्जा खत्म करने का प्लान सामने आया है राना साहब, जिसके तहत पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी में 5 रुपए इजाफा किया जाएगा। पहले ही हुकूमत सर तकरीबन जो है ना 70 रुपए लेवी वसूल कर रही है। अब सवाल ये है कि चाहे कर्ज उतारना हो या बलूचिस्तान में सड़क बनाना हो, सर यही हल रह गया है कि लेवी बढ़ाते जाएं आप पेट्रोल पर? देखें, ये अभी प्लान जब फॉर्मली लॉन्च होगा तो मैं इस पर कोई कमेंट कर सकूंगा। अभी ये मीडिया पे जरूर बात चल रही है, लेकिन ये इस प्लान को फाइनलाइज हो लेने दें तो फिर मैं इस पे कमेंट कर सकूंगा। उससे पहले तो मैं नहीं समझता। अली परवेज मलिक साहब कह रहे हैं कि ये ऑप्शन दिया हुआ है सर, उन्होंने ये ऑप्शन दिया हुआ है। मुझे बताइए, पावर सेक्टर के लिए भी ऐसे ही प्लान आया था ना सामने सितंबर में हुकूमत और बैंक्स के दरमियान। सर फाइनेंसिंग का एक मुआहदा पाया था तय, लेकिन अब तक जो ट्रांजैक्शन नहीं हुई है इसकी क्या वजूहात है? क्यों इसमें क्यों ताखीर हो रही है? नहीं देखें, ये इन चीज़ों को फाइनलाइज हो लेने दें तो फिर मैं कमेंट करूंगा। बिल्कुल इस तरह के प्लान्स हमेशा 3-4 किस्म के प्लान दिए जाते हैं। अब उसमें से कौन सा सिलेक्ट होता है तो वो हो जाए तो फिर हम उसके ऊपर बहस कर सकते हैं। सर हुकूमत की जानिब से क्रिप्टो एक्सचेंज, इसके हवाले से भी बाइनेंस से एक मुआहदा किया गया है। अब ये वैसे तो एक अच्छी पेशरफ्त है, लेकिन सर इस पर अमल कैसे होगा? क्योंकि पाकिस्तानी कवानीन के मुताबिक अभी तक जो क्रिप्टो करेंसी है उस पर तो पाबंदी है पाकिस्तान में, तो अमल कैसे होगा? देखिए, ये ऑब्वियसली ये जो अदारा बना है इसको रेगुलेट करने के लिए ही बना है, और अगर कोई ऐसी पाबंदी है तो उसको भी जो है वो स्ट्रीमलाइन किया जाएगा। डेफिनेटली इसके ऊपर जो है ये काविश जो की गई है ये बड़ा एक ब्रेक थ्रू है कि पाकिस्तान डिजिटल वॉलेट बनाने जा रहा है और डिजिटल करेंसी की तरफ जो है उसको मज़ीद उसके अंदर पाकिस्तानी अवाम के लिए ऑप्शंस निकाली जाएंगी, और मैं समझता हूँ कि ये पॉजिटिव स्टेप है। बहरहाल इसकी डिटेल भी ये जो स्पेसिफिक है वो आपको दे सकता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर पाकिस्तान बड़ी तेज़ी से मूव कर रहा है। और जो आपने बैन की बात की, जो रेगुलेटर है वो इन सारी चीज़ों को देख के ऐसा हल बनाएगा अवाम के लिए जो बेहतर। सर मुझे भी बहुत तेजी से मूव करना है राना साहब, और मैंने आपसे पूछना भी ये है सर कि अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जेल में जो कुछ चल रहा है, जो सिचुएशन बनी हुई है खान साहब के साथ, मुबैना तौर पर नारवा सलूक, वो कह रहे हैं ना, तशवीश का इजहार किया जा रहा है उनकी तरफ से कि उनको आइसोलेशन में रखा हुआ है और कैद तन्हाई में उनको रखा हुआ है। तो कैसे देख रही है हुकूमत सर इस एतराज़ को और इस मुतालबे को? देखिए, ये मिस इन्फॉर्म्ड है, उनके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपने अभी देखा था कि एक ड्रामा क्रिएट किया गया, इस हद तक बात और प्रोपोगेंडा चला गया कि खान साहब खुदा न खास्ता हयात भी नहीं है, और एक मुल्क के मीडिया ने भी इस मुद्दे को उठाया। लेकिन जब उनकी मुलाकात हुई तो उनके सेहत के हवाले से तो कम बात की गई, और सियासी गुफ्तगू और ट्वीट्स जिस तरह की गई और जिस तरह NDU के कोर्स के हवाले से गद्दारी के फतवे लगाए गए वो ज़्यादा किया गया। तो मैं समझता हूँ कि ये मिस इन्फॉर्मेशन है। ना वो आइसोलेशन के अंदर हैं खान साहब, ना वो एक्सरसाइज की भी पूरी फैसिलिटी है, और उनके पास एक मुकम्मल स्पेस है, मौजूद है। प्रिजन रूल्स और जेल मैनुअल को इंश्योर किया जा रहा है, और उनका डॉक्टर को भी रिसाई उनके पास है। तो ये सारी गलत यानी आप इस मुतालबे को मुस्तरद करते हैं या बिल्कुल इग्नोर करते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है ना जी। देखें, मैंने तो आपको अभी बताया कि इस हद तक प्रोपोगेंडा किया गया, और जब बात होनी चाहिए थी तो उस प्रोपोगेंडा को ज़िल्ज करना चाहिए था, उसके ऊपर बात, लेकिन बात सियासत की गई। तो ये PTI हमेशा प्रोपोगेंडा करती है और हमेशा झूठी साबित होती है, तो ये पहली दफा की बात तो नहीं है। तो हम इसको टोटली इस चीज को रद्द कर रहे हैं। कोई वो आइसोलेशन में नहीं है। जो कैदियों के हुकूक होते हैं उन पर भी तो अमल दरामद उसी तरह से होना चाहिए ना। बहुत बहुत शुक्रिया। राना एहसान अफजल साहब मेरे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात हो रही थी राना एहसान अफजल साहब से, तो तहरीक इंसाफ ने अपनी 23 रुकनी नई सियासी कमेटी का ऐलान कर दिया है। इस पिक एंड चूज के बाद कहा जा रहा है कि तहरीक इंसाफ ने अपने बानी की मज़ाहमत की राह छोड़कर मफाहमत की डगर पर चलने का फैसला कर लिया है।
कमेटी से अली अमीन गंडापुर, सेनेटर अली जफर, आजम स्वाति, कासिम सूरी, शाह फरमान, अली मोहम्मद खान, शाहिद खटक, मुराद सईद, हम्माद अजहर, शहरियार आफरीदी, अमजद न्याजी, आतिफ खान, रऊफ हसन, जुल्फी बुखारी को निकाल दिया गया है। नई तश्कील दी गई कमेटी में तहरीक इंसाफ के मरकजी नामों के अलावा जो दिलचस्प शमूलियत है अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई की है, जिनका तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई सियासी कमेटी पार्टी की आला तरीन फैसला साज फोरम होगी। दूसरी तरफ सियासी कमेटी से बाहर किए गए अली मोहम्मद खान, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कदरे नर्म मिजाज और पार्टी इख्तलाफात को सरेआम लाने से गुरेज करने वाले रहनुमा समझे जाते हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा कि इमरान खान साहब की बनाई हुई सियासी कमेटी इस नाजुक वक्त में ख़त्म करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। उन्होंने आरिफ अलवी समेत कई रहनुमाओं को सियासी कमेटी में दोबारा शामिल करने का मुतालबा भी किया है। इसके साथ नई कमेटी तश्कील देने और मेंबरान को निकालने का जिम्मेदार उन्होंने सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा को ठहराया है। 2 दिन पहले ही 11 दिसंबर को सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर में दावा किया गया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को वाज़े लफ्ज़ों में बता दिया गया है कि इमरान खान या पार्टी के सोशल मीडिया की तरफ से पाक फ़ौज और इसकी आला क़यादत के ख़िलाफ़ किसी भी तरह की तौहीन-आमेज़ मुहिम या तज़हीक नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और पीटीआई की क़यादत इस पैगाम की संगीनी को खूब समझती भी है। खबर में यह भी दावा किया गया है कि पीटीआई की पार्लिमानी सफ़ों में गालिब राय यह है कि सियासी हल का वाहिद रास्ता जो है ना वो बातचीत है। ताम इमरान खान के बयानात और पीटीआई के सोशल मीडिया का बयानिया किसी भी पेशरफ्त की राह में बहुत बड़ी रुकावट बनता है। अब इसीलिए कोई मरकजी रहनुमा तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल अकाउंट्स को ओन करने को तैयार नहीं है। सलमान अकरम राजा और असद कैसर जैसे रहनुमा भी ऑफिशियल अकाउंट को फौज मुखालिफ बयानात को पार्टी पॉलिसी के खिलाफ समझते हैं। और जब उनसे पूछा जाए कि फिर ये सब कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, तो फिर लाइलमी का इजहार कर दिया जाता है। इस मामले के दौरान फिर आज अक़वाम मुत्तहिदा के तशद्दुद के खिलाफ खुसूसी ओहदेदार ने इमरान खान की क़ैद तन्हाई ख़त्म करने का मुतालबा करते हुए कहा है कि बानी पीटीआई की हिरासत के हालात को मुकम्मल तौर पर बैनुल अक़वामी उसूलों और मयार के मुताबिक बनाया जाए। इसी सारे मामले पर बात करने के लिए अली मोहम्मद खान भाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा है, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुका है। अली मोहम्मद खान साहब, आपकी इजाज़त से एक छोटा सा ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान अली मोहम्मद खान साहब प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपका अली मोहम्मद खान साहब। सबसे पहले तो मुझे ये बता दीजिए, अभी मैंने बताया भी नाज़रीन को, जो आपने एक शिकवा भी किया जो सियासी कमेटी में उखाड़ पिछाड़ हुई, आपका भी नाम उस पर से निकल गया, तो आप समेत जितने भी दीगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे जो सियासी कमेटी का हिस्सा थे, जैसे खान साहब ने बनाई थी, निकालने की वजह बताई है सर? जी बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। देखें, इस वक्त जो मेरे खदशात हैं वो सिर्फ एक वजह से हैं कि इमरान खान साहब से मुलाकात जो है वो तकरीबन बंद है हम सियासी लोगों की। और दूसरी चीज़ ये है कि पार्टी इस वक्त बहुत ही एक नाजुक टाइम है। इमरान खान साहब के केसेस मैच्योर हो रहे हैं और कभी ये बात की जाती है कि इमरान खान साहब की जेल चेंज की जा रही है, कभी उनकी मुलाकात बंद कर दी जाती है, अभी एक और केस से जुड़ने की बातें चल रही हैं। ऐसी हालत में मेरे ख्याल में कमेटी या तो चेंज नहीं करनी चाहिए थी, या अगर करते तो कम से कम कुछ सीनियर लोगों को उसमें रखना ज़रूरी था, क्योंकि बेसिकली मशावरत का फोरम है। लेकिन उसके बावजूद चूंकि राजा साहब ने जो है वो कमेटी बनाई है, तो मैं तो उनको यकीन दिलाता हूँ, क्योंकि हम कमेटीज या पोजीशंस के लिए तो पार्टी में है नहीं। हम तो उस जमाने से हैं जब इस पार्टी में कोई पोजीशन या कोई कमेटी थी नहीं। तो हम सपोर्ट करेंगे इस नई कमेटी को, और अल्लाह करे कि खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा कर सके। लेकिन फिर भी मेरी तजवीज़ एक तो ये मैंने आपसे पूछा कि क्या आपको पता है, एक तो आप खदशे का इजहार कर रहे हैं ना, लेकिन क्या आपको बताया गया है कि क्यों आप लोगों को निकाला गया है? और दूसरा, खान साहब मुझे ये भी फरमा दीजिए, जी आप मुझे ये भी फरमा दीजिए कि आपको लगता है कि ये जो नई कमेटी बनी है ये खान साहब की हिदायत पर, उनकी मंजूरी से बनी है? देखिए, जो पिछली कमेटी थी जो पॉलिटिकल थी, खान साहब जेल जाने से पहले तो कुछ लोगों को खुद नामजद कर गए और कुछ फिर जेल के अंदर उन्होंने एक एक की अप्रूवल खान साहब ने खुद दी है। उसमें कोई एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो इमरान खान साहब ने खुद जिसकी अप्रूवल जो है वो ना दी हो। तो अब ये जो नई कमेटी के नाम आए हैं, मुझे इसका नहीं इल्म कि खान साहब ने इसकी अप्रूवल दी है या नहीं,
लेकिन बहरहाल जो भी लोग हैं हमारे अपने लोग हैं, उनमें से कुछ पुराने सीनियर्स भी हैं, उनको हम भरपूर सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरी तजवीज़ फिर भी जमात को ये होगी कि जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ स्टैंड लिया है, जैसे अली अमीन गंडापुर हैं, सेनेटर जी आजम खान सवाती हैं, जुल्फे बुखारी साहब हैं, या फॉर्मर प्रेसिडेंट अलवी साहब हैं, इन लोगों के होने से क्वालिटी बेहतर होगी डिसीजन मेकिंग की। अच्छा, आप ये सवाल करें कि सियासी कमेटी, नई सियासी कमेटी बनाने की वजह क्या है? हालांकि इमरान खान के ऑफिशियल अकाउंट पर ये पैगाम मौजूद है कि वो पॉलिटिकल कमेटी को ख़त्म कर रहे हैं और सलमान अकरम राजा के पास मुकम्मल इख्तियारात हैं कि वो एक नई और मुख्तसर कमेटी बनाए। अब माशाल्लाह कमेटी राजा साहब ने बना दी है, हमारा ताउन उनके साथ है और होपफुली दे कैन डू समथिंग गुड। खान साहब की रिहाई के लिए किरदार अदा करें। मैं समझता हूँ कि पार्टी को सिर्फ कमेटी पे भी नहीं छोड़ना चाहिए। इस वक्त पार्टी का जो भी फोरम है, पार्लियामेंटेरियंस हैं, सूबाई हुकूमत है, फिर कोर कमेटी जो आईनी तौर पे सबसे बड़ा फोरम कोर कमेटी ही है, वो भी अपनी जगह इंटैक्ट है, उसका मैं मेंबर हूँ। तो इन सब कमेटियों को, सब लोगों को अपना एक किरदार अदा इसलिए करना है। इमरान खान साहब सिर्फ तहरीक इंसाफ के वर्कर का तो लीडर नहीं है। 3/4 पाकिस्तानियों ने इमरान खान को वोट दिया है। ये इस वक्त इमरान खान की सीरी जो है, ये पाकिस्तानियों का मसला है। और पाकिस्तान, देखें, पाकिस्तान आगे तब ही जाएगा जब तमाम सियासी क़यादत इस टेम्परेचर को कम करे, इमरान खान साहब की भी रिहाई हो, बाकी असीरान की भी रिहाई हो, और सियासी मामलात को सियासी अंदाज में हल किया जाए, और एस्टेब्लिशमेंट से जो दूरियां हैं जी उसको भी कम किया जाए, क्योंकि आप दहशतगर्दी की जंग लड़ सकते हैं। अली मोहम्मद खान साहब, मुझे जरा ये भी बताइएगा कि सर, क्या आपके पार्टी आइन में ये मौजूद है, अली मोहम्मद खान साहब, कि आपकी जमात के अलावा कोई दूसरा शख्स उस कमेटी का हिस्सा हो सकता है जो अहम फैसले करे? नहीं, आइन के मुताबिक तो कमेटी में कोई और पार्टी का, किसी और पार्टी का शख्स नहीं हो सकता। लेकिन चूंकि हमारी एलाइज हैं और अपोजिशन लीडर इनको नामजद किया है, तो इस वजह से उनको एक स्टेटस दिया है। मे बी बाय स्पेशल इनविटेशन इनको बुलाया जाए, एज ए मेंबर नहीं, बाय स्पेशल इनविटेशन। शायद ये तरीकेकार राजा साहब अपनाएं। नहीं सर, वो मेंबर है ना, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है, उसमें तो जो लिस्ट है उसमें वो कमेटी का हिस्सा है सर, महमूद खान अचकज़ई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब। नहीं, उसकी क्लैरिटी आ जाएगी मेरे ख्याल में। इस तरह के कोई भी जो हमारे एलाइज हैं मीटिंग में वो आ सकते हैं बाय स्पेशल इनविटेशन, क्योंकि मेंबर तो पीटीआई का कोई मेंबर ही हो सकता है। बाहर का शख्स जो है वो बाय एज ए गेस्ट आ सकता है, उसमें शिरकत कर सकता है, अपनी राय दे सकता है। वैसे ये क्योंकि कमेटी का हिस्सा है, इसलिए मैं बारह आपसे सवाल पूछ रही थी। मुझे ये बताइए, पार्टी सेक्रेटरी जो सलमान अकरम राजा साहब हैं, इनका पार्टी में बढ़ते हुए किरदार ऐसा नहीं है कि इस पे आज बात की जा रही है। सर, माजी करीब में बैरिस्टर गौहर साहब भी इस बात पर नाराजगी का इजहार कर चुके हैं, बरहमी का इजहार कर चुके हैं। शेर अफजल मरवत साहब, उनको पार्टी से निकाला गया, वो भी इसका जिम्मेदार सलमान अकरम राजा साहब को करार देते हैं। अली जफर साहब और सलमान अकरम राजा साहब के दरमियान कुछ अरसे पहले खटपट भी हुई थी। तो क्या आपको कमेटी बदली के पीछे एक यही वजह नजर आती है या मल्टीपल वजूहात हैं? नहीं, मेरा ख्याल है हमें इन तनाज़ात में नहीं पड़ना चाहिए। उनको, राज साहब को खान साहब ने ही सेक्रेटरी जनरल लगाया है और गौहर साहब को खान साहब ने ही चेयरमैन लगाया है। हमने उनको सपोर्ट किया है, कभी उनकी एहसास भी नहीं दिया कि आप पार्टी में नए हैं या आप जो हैं अचानक से बड़े ओहदे पे आ गए। नहीं, वी सपोर्ट देम, क्योंकि खान साहब ने उनको नामजद किया है। और दूसरा, इस वक्त सूरत हाल ऐसी है कि हमने इन लड़ाइयों में पड़ने की बजाय बड़े इशूज पे फोकस करना है, इमरान खान साहब की रिहाई पे फोकस करना है। सही, आप मेरे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक लेना है मुझे, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, वापस आइए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहती हूँ। मेरे मौजूद मेहमान अली मोहम्मद खान साहब साथ मौजूद हैं। अली मोहम्मद खान साहब, ये फरमाइएगा, क्या आपके इल्म है सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ऑफिशियल एक्स अकाउंट हो गया या फेसबुक अकाउंट हो गया, वहाँ पर जो कुछ हो रहा होता है, जो कुछ चल रहा होता है, इदारों के खिलाफ चल रहा होता है, वो किसकी इजाज़त से चल रहा होता है? कल असद कैसर साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद थे, मैं उनसे पूछ रही थी, उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। सलमान अकरम राजा साहब से ये सवाल किया जाता है, उनको भी नहीं मालूम होता कि क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है और किसकी इजाज़त से हो रहा है। आपके इल्म में है? मुझे ज्यादा इल्म तो नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में जो चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी जनरल, वो खुद भी उसको मॉनिटर या खुद डायरेक्टली कंट्रोल मेरे ख्याल में नहीं करते। लेकिन बीइंग ऑफिस बियरर्स हो सकता है कि ज्यादा इंफॉर्मेशन उनको हो। सर, वो भी तो लाताल्लुक़ी का, या फिर वो कह लीजिए कि लाइल्मी का वो इजहार करते हैं ना। अब सवाल एग्जैक्टली यही है ना कि पार्टी के चेयरमैन को या पार्टी के जनरल सेक्रेटरी को ये नहीं पता कि पार्टी के ऑफिशियल अकाउंट पर क्या हो रहा है सर। किसी मरकजी रहनुमा को नहीं पता ये सर, ये कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है, किसकी इजाजत से कर रहा है सर। इसमें जो पाकिस्तान में सूरत हाल है,
उसमें तो आप देख लीजिए कि यहाँ से ऑपरेट करना वैसे ही बड़ा मुश्किल है। तो इस सूरत हाल में मैं नहीं समझता कि चेयरमैन गौहर साहब या सलमान राजा साहब या शेख वकास साहब जो कि हमारे इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं, वो इन चीज़ों को खुद डायरेक्टली देखते हैं, तो उनके नॉलेज में मेरे ख्याल में ये चीज़ें नहीं है। लेकिन ये एक इशू ऐसा है कि इसमें इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद, लेकिन कहीं से भी दुनिया के किसी भी कोने से ऑपरेट हो रहा हो सर, लेकिन पार्टी की क़यादत तो यहाँ बैठी हुई है ना, इमरान खान खुद भी तो यहाँ अडियाला में ही है ना, तो हिदायत तो यहीं से ही जाती होगी ना सर, वो भले ही कहीं से युगांडा से ही क्यों ना चल रहा हो अकाउंट। युगांडा तो मेरा नहीं ख्याल कि वहां से चल रहा होगा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन है नॉर्मली वकला या उनकी सिस्टर्स के जरिए मेरे ख्याल में जाता है, चैनल शायद वही है। लेकिन इसको ज्यादा स्ट्रीमलाइन अगर करना हो तो उसमें खान साहब की इजाजत के बगैर, जाहिर है इसमें चेयरमैन गौहर साहब या सेक्रेटरी जनरल राज साहब इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो मे बी अगर खान साहब से उनकी मुलाकात हो उसके बाद ही उस पर कोई वो राय दे सकते हैं। खान साहब देखें, एक तो चले उनकी इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, जो उनकी बहन गई मुलाकात के लिए, वो आई और उन्होंने आके बताया और वो चले सोशल मीडिया पर आ गया। लेकिन इदारों के हवाले से जो कुछ सोशल मीडिया पर हो रहा होता है, जो तज़हीक आमेज मुहिम हो रही होती है, जो मीम्स बनाई जा रही होती हैं, जो ऑफिशियल अकाउंट से अपलोड हो रही होती हैं चीजें, वो कौन कर रहा है सर? वो किसकी हिदायत पर कर रहा है और किसकी इजाजत से कर रहा है? ये बेशुमार सोशल मीडिया के लोग हैं, आप किस किस को कंट्रोल करेंगे। लेकिन मेरे ख्याल में इसमें जो पॉलिसी गाइडलाइन है वो बड़ी क्लियर है। देखिए, इमरान खान साहब ने बतौर वजीर आजम और बतौर साबिका वजीर आजम दोनों पोजीशंस में हमेशा ये बात की है कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है, और इदारे से नहीं। लेकिन सर आपके लिए तो सबसे ज्यादा संजीदा नौयत की बात ये होनी चाहिए, क्योंकि अली मोहम्मद खान साहब, जो परेशानियां और मुश्किलात आप लोगों के लिए दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, वो इसी वजह से बढ़ती जा रही हैं कि सोशल मीडिया पर जिस तरह का आपका नैरेटिव बनता है और फिर बराबर में पड़ोस में जिस तरह के हमारे लोग बैठे हुए, वो उसको उठाकर मजीद आगे बढ़ा रहे होते हैं सर, और आप लोगों के लिए ये मुश्किलात क्रिएट कर रहा है। देखिए, मैं वही अर्ज कर रहा था, आपने बीच में थोड़ा सा टोका। मैं ये कह रहा था कि खान साहब ने हमेशा ये कहा कि मुल्क भी मेरा है और फौज भी मेरी है। वो सियासत में एस्टैब्लिशमेंट के किरदार के खिलाफ तो जरूर हैं, लेकिन इदारे के खिलाफ कभी भी नहीं। और अभी हालिया आपने देखा कि बावजूद असीरी के, बावजूद इस वजह के कि वो जेल में है, पाक भारत जंग के दौरान, मैं समझता हूँ अगर कोई देखे तो शायद मियाँ नवाज शरीफ साहब या आसिफ जरदारी साहब या मियाँ शहबाज शरीफ साहब से ज्यादा इमरान खान साहब जेल के अंदर से उस पर वोकल हुए। तो वो तो पॉलिसी लाइन तो बड़ी क्लियर है कि इदारे को जो है कौम ने और पार्टी ने सपोर्ट करना है। इसमें जो पार्टी चेयरमैन है वो जो पॉलिसी गाइडलाइन इस बार अली मोहम्मद खान साहब, वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, वरना इस पर भी मजीद बात हो सकती थी कि तैयारे गिरने से पहले तक सोशल मीडिया अकाउंट से क्या कुछ होता रहा, और फिर जब तैयारे पाकिस्तान ने गिरा दिए उसके फौरन बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स पे क्या अचानक से एक जबरदस्त किस्म की तब्दीली आई, वो तब्दीली जिसकी आप लोग बात किया करते थे। वक्त मेरे पास बिल्कुल खत्म हो गया है, मैं आपकी बेहद शुक्रगुजार हूँ, प्रोग्राम मौजूद थे। नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, फ़लस्तीन को, मक़बूज़ा कश्मीर को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।